नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइबर बटन दबा के और बेल आइकॉन दबा के और वीडियो को लाइक भी करें। मानसून सत्र 21 जुलाई से आरंभ होने वाला है और 21 जुलाई से आरंभ हुए इस मानसून सत्र में 23 जुलाई को बजट की सप्लीमेंट्री डिमांड्स भी आएंगी, उन पे बहस भी होगी। तो मेन बजट तो पेश हो चुका है, लेकिन बजट की सप्लीमेंट्री डिमांड्स जो है वो हर सेशन में आती हैं। मुख्य बात यह है कि कम से कम 5 ऐसे कानून, 5 ऐसे लेजिस्लेशंस, 5 ऐसे बिल आने वाले हैं जो भारत की दशा एवं दिशा सदैव के लिए बदल सकते हैं। और इसको लेके हमारा पूरा विपक्ष सख्ते में है, परेशान है और पीछे समझौता करने के मूड में है। समाचार अब ये आ रहा है कि कम से कम 3 पार्टियां ऐसी हैं जो एब्सटेन करने के लिए तैयार हैं और उसमें डीएमके के अतिरिक्त अब नाम आ गया है समाजवादी पार्टी का भी। कि भाई ऐसा है, हमको मत तंग करो, हम एब्सेंट हो जाएँगे। हमारा शिवसेना जैसा हाल मत करो भाई, हम एब्सेंट हो जाएँगे, हमें तंग मत करो। इसी तरह से डीएमके वो कह रहे भाई थोड़ा बहुत हमको अकोमोडेट कर लो। वो कह रहे हैं क्या अकोमोडेट कर लें भाई, बहुत ज़्यादा पेशेवर मत बनो, तुम नहीं करोगे, समाजवादी कर लेगी। समाजवादी नहीं करे, कोई और कर लेगा। टीएमसी का हाल जो हुआ वो देखा ही गया है। वैसे बाय द वे ये भी बता दूँ आपको कि टीएमसी के लोग जो हैं वो कल इलेक्शन कमीशन से भेंट करने जा रहे हैं विधायक और वो अपने क्लेम स्टेक करने जा रहे हैं कि साहब हम ही असली टीएमसी हैं। टीएमसी के जो अकाउंट्स हैं वो पहले ही फ्रीज़ हो चुके हैं। उसमें बताते हैं कि लगभग 450 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। बताइए, ममता दीदी की सोचिए आप उनके दिल पर क्या गुज़र रही होगी, उनका 450 करोड़ रुपया उनके हाथ से निकल गया। छोटा-मोटा अमाउंट है। लोग 1-1 करोड़ के लिए पता नहीं कहाँ से क्या-क्या कर देते हैं। ये तो 450 करोड़ रुपया है। लेकिन बात करते हैं वो जो 5 बिल हैं वो कौन से हैं? उनमें से 2 तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल हैं। 2 तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल हैं और पहला बिल आप सभी को पता है वो पहला बिल जो है वो आपका नारी वंदन विधेयक है जो पिछली बार गिर गया। तो वो नारी वंदन विधेयक के लिए सारी व्यवस्था अमित शाह ने कर ली है। 360 की भी व्यवस्था है और 360 नहीं हो तो 61 लोगों को एब्सटेन करने की भी व्यवस्था है। 61 लोगों के एब्सटेन करते ही 500 से नीचे आ जाती है संख्या और 500 से नीचे आई हुई संख्या को फिर यदि आपको करना है तो आपका काम जो है वो कम से भी चल जाता है। मतलब आप कोई 330-20 से भी काम चला सकते हो। 330-35 में भी काम चल जाएगा। तो ये स्थिति अब आ चुकी है। ये तो हो गया, साथ में डिलिमिटेशन बिल आएगा। डिलिमिटेशन बिल के लिए 2/3 की आवश्यकता नहीं है। डिलिमिटेशन बिल के लिए मात्र सिंपल मेजॉरिटी की आवश्यकता है। तो उसमें तो नो स्वेट एट ऑल। और जहाँ तक 2/3 की बात है, राज्यसभा में भी नो स्वेट एट ऑल, नो प्रॉब्लम्स। तो ये जो डिलिमिटेशन बिल है, ये तो क्लियर, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। बस ये है कि नारी वंदन अधिनियम को पास करवाने के लिए इसमें क्या परिवर्तन किए जाएँगे, क्या परिवर्तन करवाए जाएँगे, वो तो जो लास्ट मिनट नेगोशिएशंस होंगे उनके ऊपर ही डिपेंड करता है। इसके अतिरिक्त जो सबसे महत्वपूर्ण जो दूरगामी, अत्यंत दूरगामी प्रभाव वाला जो लेजिस्लेशन है, जो बिल है, वो है वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन आपको पता है कि इसमें तो आपको पूरे संविधान का संशोधन करना पड़ेगा और इस संविधान संशोधन के लिए क्या बाकी पार्टियां तैयार हैं? मेरे पास जो सूचना आ रही है वो ये है कि भाई दूसरी पार्टियां भी कह रही हैं कि यार हमें तोड़ो मत, तुम इस संशोधन को भी करवा लो। सही बात तो ये है कि उस संशोधन को बहुत ध्यान से किसी ने पढ़ा भी नहीं है विरोधी पक्ष में।
कांग्रेस वाले हो सकता है जिसको कहते हैं मिडनाइट ऑयल जला के और उसको पढ़ने का प्रयास कर रहे हों। बाकी किसी ने उसको ध्यान भी नहीं दिया है, कोई इसके विशेष उनकी जो है वो आग्रह भी नहीं है या दुराग्रह भी नहीं है, ये कहना चाहिए। तो ये होगा एक अमेंडमेंट कौन-सा? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ये 2 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होंगे। वन नेशन वन इलेक्शन से क्या होगा? जो अभी प्रपोज़ल है, उसमें ये है कि भई ऊपर से लेके नीचे तक सारे इलेक्शन एक साथ होंगे। मतलब जो हमारे यहाँ त्रिस्तरीय व्यवस्था है, त्रिस्तरीय व्यवस्था का मतलब सबसे ऊपर हमारे जो है वो लोकसभा है, लोकसभा के नीचे फिर हमारे यहाँ विधानसभाएँ हैं और विधानसभा के नीचे फिर हमारे पंचायत संस्थाएँ हैं। इन सभी का इलेक्शन एक साथ करने का प्रावधान किए जाने का विचार है, जिसमें जो स्टेट्स हैं वो सही कह रही हैं कि भैया पंचायत वालों को मत कराओ यार, बहुत छीछा-लेदर हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। पंचायत वाला जो है ना वो बहुत ही छोटे स्तर का चुनाव हो जाता है फिर। तो हो सकता है पंचायत स्तर का चुनाव जो है उसको छोड़ दिया जाए, उसको मिड टर्म कर दिया जाए। लेकिन होगा सब जगह एक साथ ही, जब भी होगा। भले उसको पार्लियामेंट और असेंबली के साथ ना किया जाए, लेकिन जब भी पंचायत स्तर के चुनाव की भी व्यवस्था की जाएगी, तब उसको भी एक साथ ही किया जाएगा। और चौथा जो है, वो कांग्रेस के दिल को बहुत ज़्यादा दुखी कर रहा है और वो है एफसीआरए अमेंडमेंट बिल। एफसीआरए अमेंडमेंट बिल रोक लिया गया था। अब एफसीआरए अमेंडमेंट बिल रोकने के बाद भी एफसीआरए रूल्स में जो भी परिवर्तन थे वो कर दिए गए थे। खाली वो प्रॉपर्टी सीजर वाला एक जो प्रावधान है, वो रूल्स के माध्यम से इम्पोज़ नहीं किया जा सकता, तो उसको लाना है। इसमें भी नो स्वेट एट ऑल। क्यों? क्योंकि ये तो सामान्य लेजिस्लेशन है। इसमें 2/3 की आवश्यकता नहीं है। इसमें तो मात्र सिंपल मेजॉरिटी की आवश्यकता है, तो सिंपल मेजॉरिटी से तो ये पास हो ही जाएगा। इसका जो विशेष महत्व है वो ये है कि इससे कांग्रेस की जो धरती है, विशेषकर दक्षिण भारत में, पूर्वोत्तर भारत में तो उनकी धरती पूरी तरह से खिसक चुकी है। अब वो कितने भी क्रिश्चियन फ्रेंडली हो लें, कुछ भी हो लें, जो वहाँ की जो रीजनल पार्टीज़ हैं, वो उनको आगे आने नहीं देती। उनका उनको समाप्त कर दिया है उन्होंने। मिज़ोरम में उनका कोई स्कोप नहीं है, मेघालय में उनका कोई स्कोप नहीं है और नागालैंड में भी उनका कोई स्कोप नहीं है। जो भी पार्टीज़ हैं, वो एनडीए से एलाइड हैं, वो सब अपना भला-बुरा समझती हैं और एनडीए ये जो पार्टीज़ हैं यहाँ की नॉर्थ ईस्ट की, इनकी विशेषता है कि ये जो सेंटर में जो भी पार्टी होती है, उससे पंगा नहीं लेती। ये ममता बनर्जी कभी भी नहीं बनती हैं। ये बिल्कुल अपना हिसाब-किताब साफ करके और अपनी नीयत साफ करके रखती हैं, सेंटर के साथ कोऑपरेट करके चलती हैं। तो एफसीआरए से दिक्कत आने वाली है केरला के बिशप्स को, तमिलनाडु के बिशप्स को, ख़ास तौर से जो चर्च ऑफ साउथ इंडिया है, जो इवेंजेलिकल चर्च है, उसको सबसे ज़्यादा परेशानी आने वाली है। वो बहुत अधिक विरोध में है और विरोध में अमेरिका है, विरोध में आपके ब्रिटेन है, मैंने सुना है फ्रांस भी कम से कम इसके विरोध में है, लेकिन फ्रांस की चूँकि और दूसरी बेनिफिशियल लाभकारी लाभकारी पार्टनरशिप्स हैं भारत के साथ में, समझौते हैं, तो इसलिए वो कुछ बोलेगा नहीं, वो मन मसोस के रह जाएगा। लेकिन बाकी जो है वो अमेरिका तो पूरा प्रयास कर चुका है और आप देख चुके हैं कि पूरा प्रयास करके पूरी तरह से फेल भी हो चुका है। अब आप कहेंगे कि एक और कौन-सा बिल है जिसको लेके पूरा का पूरा विपक्ष जी, पूरा का पूरा विपक्ष, इसमें पूरा विपक्ष है और इसीलिए इसे सोचा जा रहा है कि भई अभी लाया जाए, ना लाया जाए। पूरा विपक्ष जिसमें डीएमके और समाजवादी सब हैं, वो कहते हैं कि यार कभी हम भी मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा हमारे साथ हो जाएगा तो क्या होगा? ये वो बिल है जिसमें ये प्रावधान किया गया है कि कोई भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री यदि 30 दिन से अधिक जेल में रह गए, तो उनको ऑटोमैटिकली पद से च्युत कर दिया जाएगा, पद से हटा दिया जाएगा और का ये जो आया है ये बिल, ये अरविंद केजरीवाल के कारण आया है। जो अरविंद केजरीवाल 6 महीने जेल में बंद रहे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ा। तो इस प्रकार की संवैधानिक समस्या आगे कभी उत्पन्न नहीं हो, इसलिए यह बिल भी आने वाला है। जेल टू सीएम एंड पीएम।
इसकी समस्या बीजेपी सरकार के प्रति तो नहीं आने वाली है। बीजेपी सरकार में तो ये एक परिपाटी है कि भई इस तरह की कोई बात हो तो तुरंत आप अपना इस्तीफ़ा दे दें। और इसके प्रमाण भी हैं, आप देखिए मदन लाल खुराना ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया था, वो मुख्यमंत्री थे। उमा भारती ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया था, क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा कार्यक्रम करने जा रही थी जिसमें उनके प्रति एफआईआर की हुई थी पहले से, और एफआईआर के बदले वो अरेस्ट भी हो सकती थी, तो वो इस्तीफ़ा दे के वो कार्यक्रम करने गई थी हुबली में। मदन लाल खुराना, वो हवाला डायरी के में उनका नाम आ गया था, तो इसलिए उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था। लालकृष्ण आडवाणी, वो उस समय किसी संवैधानिक पद पर नहीं थे, लेकिन पार्टी के पदों से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो है, वो मोरालिटी गेम खेल रही है। मोरालिटी का कॉम्पिटिशन कर रही है कि देखिए हमारी मोरालिटी आपसे बड़ी है। हम कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर को भी इसके दायरे में लाइए। 30 दिन यदि जेल हो जाए तो इस्तीफ़ा नहीं, रिमूवल होगा। लेकिन परेशान कौन है? परेशान है इस समय, सबसे अधिक परेशान कौन है? विजय परेशान है। विजय के खिलाफ कई केस हैं। इसी तरह से रेवंत रेड्डी परेशान है। रेवंत रेड्डी कभी भी अटक सकते हैं। ये 2 लोग मुख्य रूप से परेशान हैं। डीके शिव कुमार तो इतने परेशान नहीं हैं, क्योंकि डीके शिव कुमार का जो मामला है वो अभी थोड़ा-सा ठीक-ठाक सा ही चल रहा है। हाँ, सिद्धरमैया होते तो उनको बहुत परेशानी होती। वो कह रहे हैं कि भाई इस तरह से तो बीजेपी एक अपना एक हथियार बना लेगी, किसी भी जैसे कि इनको कैद किया था आपके हेमंत सोरेन को, उस तरह से कैद कर देगी और उनको हटना पड़ेगा। जैसे अरविंद केजरीवाल को कर दिया था, अरविंद केजरीवाल नहीं हटे, बेशर्म रहे, लेकिन अब उनको हटना पड़ेगा उस तरह का कोई केस होगा तो। या फिर हेमंत सोरेन तो इस्तीफा दे के तब जेल गए थे। तो भाई ये जो है एक मॉरल डिलेमा क्रिएट कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के सामने। अब भई गति साँप छछूंदर केरी, वो वाली कहावत जो है वो पूरी तरह से लागू हो रही है, क्योंकि ना उगलते बन रहा है, ना निगलते बन रहा है। तो इसलिए भाई मानसून सत्र जो है बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है, और हम सभी को मानसून सत्र के प्रति पूरी तरह से सावधान, सावचेत रहना चाहिए।